चंदर रामनाथपुर में रहने वाला एक धनी व्यक्ति था। उसकी वामशिका नाम की एक बेटी थी। जब वो एक छोटी बच्ची थी तभी उसने अपनी माँ को खो दिया और इसीलिए चंदर उसके लिए सब कुछ बन गया और उसने कभी भी वंशिका को अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उसने जो कुछ भी मांगा, चंदर ने उसकी बात को कभी ना नहीं कहा। वामशिका के पास न केवल धन और सुंदरता थी, बल्कि उसे बहुत घमंड था और वो जब भी कोई गलती करती थी तो उसका पिता उसे अपने धन और प्रसिद्धि से ढक देता था। पापा, आज मुझे दूध नहीं पीना। ओके डियर, जो कुछ भी पीने का मन करे वो पी सकती हो। वो फ्रिज खोलती है और कोक निकाल लेती है। ब्लैक फॉरेस्ट केक का एक टुकड़ा खाती है जो उसे बेहद पसंद होता है। अपनी किताबें लेती है, कार में बैठकर अपने पापा को बाय करती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। उसी गांव में एक विधवा अपनी बेटी के साथ रहती थी। वो दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थी। उसकी बेटी कीर्ति एक मेहनती लड़की थी जो अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती थी। पढ़ाई के साथ साथ वो अपने घर के कामों में भी अपनी माँ की मदद करती थी। एक दिन, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है कीर्ति, सावधान रहना और किसी से बहस में नहीं पड़ना। हम गरीब लोग हैं बिटिया, हम केवल कड़ी मेहनत कर सकते हैं। माँ मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। कॉलेज पढ़ाई करने जाती हूँ, पढ़ाई करके सीधे घर आती हूँ। मैं तुम्हें जानती हूँ बिटिया, तुमने बिना किसी फीस के 12वीं कक्षा तक इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई की है। मैं तो तुम्हें ठीक से यूनिफॉर्म भी नहीं सिलवा कर दे सकी। तुम स्कूल गई भी तो पैदल, लेकिन तुम्हारी कभी कोई शिकायत तुम्हारे टीचर से मुझे नहीं पहुंची। मैं बहुत खुश हूँ, तुम जरूर आगे बढ़ोगी। मैंने तुमसे कभी किसी चीज के लिए नहीं कहा माँ, और जो कुछ हमारे पास है मैं उसमें खुश हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम घरों का काम करती हो ना? ओके डियर, ध्यान से कॉलेज जाओ। जीवन में हमेशा समस्याएं लगी रहती हैं, मैं संभाल लूंगी। माँ कीर्ति को कॉलेज जाने के लिए बस का किराया देती है और वो बाहर आकर उसे तब तक देखती रहती है जब तक कि कीर्ति उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। और फिर अपना काम करने के लिए घर चली जाती है। लेकिन जैसे ही कीर्ति को समझ आता है कि अब माँ उसे नहीं देख रही, तो वो वापस मुड़कर पैदल जाने का रास्ता चुनती है और 5 किलोमीटर चलकर अपने कॉलेज जाने लगती है, बस का किराया बचाने के लिए। उधर वामशिका ने कॉलेज परिसर में एक पेड़ की छाया के नीचे अपनी कार पार्क की और अपने सामने से गुजरने वाले सभी छात्र छात्राओं पर फप्तियां कसना शुरू कर दिया। उसी समय वो कीर्ति को वहां से आते देखती है। ओए होए, गांव की लड़की, मुझे उसका मखौल उड़ाकर उसके मजे लेने चाहिए। ये लोग जिनके पास ठीक से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते, कॉलेज आ जाते हैं। जैसे ही कीर्ति सामने से गुजरी, वामशिका ने अपना पैर उसके सामने रखकर उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन कीर्ति संभल गई और चुपचाप उससे दूर जाने लगी। बेचारी लड़की। वामशिका की आवाज सुनकर वो वहीं रुक गई। पास ही खड़े छात्रों की नजर इन दोनों लड़कियों पर थी कि अब वामशिका कीर्ति के साथ क्या करेगी। सभी उसके व्यवहार को जानते थे। अरे क्या तुम्हारे पास दूसरे कपड़े नहीं है? हमेशा इन 2 जोड़ी कपड़ों में ही दिखाई देती हो। हाँ बोलो ना, हम कॉलेज में खड़े हैं, प्लीज ऐसी फालतू बातें मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं अपने कुछ कपड़े तुम्हें दे सकती हूँ, बस तुम मेरे हाथ पैरों की मालिश कर देना। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। मैं तुम्हें हमेशा किताबों के साथ देखती हूँ। क्या बनना चाहती हो? कभी शहर की कलेक्टर तो नहीं बन जाओगी ना? मेरे घर में झाड़ू पोछा कर लो, बदले में अपना झूठा बर्गर और पिज्जा दूंगी। देखो वामशिका, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मैं इस दुनिया को जीत कर दिखाऊंगी। विद्या में बहुत ताकत है। उफ, गरीबी का घमंड तुम्हें है अपनी अमीरी का। मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो। ठीक है, जाओ पढ़ो। कीर्ति आगे बढ़कर एक बेंच पर बैठ जाती है और पढ़ने लगती है। वामशिका ने कीर्ति के पास अपनी कार पार्क की और कार में अपना स्टीरियो तेज आवाज में चला दिया। कीर्ति अपने गुस्से पर काबू रखते हुए उस जगह से उठ जाती है और कहीं और जाने लगती है, लेकिन वामशिका उसका पीछा नहीं छोड़ती।
फिर कीर्ति अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाई। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तुम्हारे लिए ये खिलवाड़ करने की जगह हो सकती है, लेकिन मेरे लिए कॉलेज एक मंदिर है जहाँ आराधना करके मुझे समाज में ऊंचा खड़ा होना है और अपनी विधवा माँ का सहारा बनना है। मेरा पीछा छोड़ दो, चली जाओ। अरे 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 अरे, चिल्ला क्यों रही हो? कॉलेज के लेक्चरर हमें तुम्हें फॉलो करने को कह रहे थे। लेक्चरर ने तुमसे कहा था कि पढ़ाई में फॉलो करो, इस तरह मुझे परेशान करने के लिए नहीं कहा था। ये सब बंद करो और आकर पढ़ाई करो। एक कीर्ति, अपनी औकात देखकर मुझसे बात करो। क्या तुम मुझसे लड़ाई करना चाह रही हो? हाँ, बोलो जरा। सुनो कीर्ति, मैं किसी भी तरह की लड़ाई के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी गरीबी बीच में आ जाती है, इसलिए मैं तुम्हारी बदतमीजी को बर्दाश्त कर रही हूँ। अच्छा, अब पुराने जमाने की हीरोइन बनकर बात मत करो। लेक्चरर तुमको रोल मॉडल बनाने के चक्कर में रहते हैं। मैथ्स का कोई आसान सवाल पूछो, जवाब दे पाओगी? बोलो, पूछो। 10,000 घटा 5,000 कितना होता है? गणित के अनुसार 5,000, लेकिन तर्क के अनुसार 10,000। वाह, बढ़िया, अच्छा लॉजिक लगाया तुमने। भाई मान गई तुम्हें तो। ये तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कुछ ऐसा कहने जा रही हूँ जिसे तुम्हें समझना चाहिए। समझाने की कोशिश करो जरा। हम दोनों बीबीसी ग्रुप में हैं। बाद में मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट किसे मिलती है, वो है असल कंपटीशन। क्या तुम ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हो? बोलो। मुझे आधी रात दिए का तेल जलाने की जरूरत नहीं। मेरे पापा है मेरे लिए, मतलब मेहनत पर भरोसा नहीं। एक बात याद रखना कीर्ति, कि वामशिका के जीवन में कभी कोई असफलता नहीं होगी। इस तरह दोनों के बीच मेडिकल सीट के लिए होड़ मच गई। वामशिका के पास पैसे की ताकत और पढ़ाई के लिए लैपटॉप था। वो तब भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती, लेकिन कीर्ति की स्थिति अलग थी। कीर्ति मिट्टी के तेल के दीपक के नीचे पढ़ाई करती है। वो दिन रात मेहनत करती है। अगर तुम इस तरह लगी रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। माँ, मुझे मेहनत करना है और एक लड़की को सबक सिखाना है जो सोचती है कि पैसे से वो हर चीज हासिल कर सकती है। मुझे मेहनत करने दो माँ। परीक्षा का दिन आ गया। कीर्ति ने मेहनत की थी, इसीलिए वो अपना पेपर बहुत अच्छे से हल कर लेती है। लेकिन वामशिका, उसे हर सवाल में उलझन हो रही थी और वो खुद को मन ही मन कोस रही थी। परीक्षा का परिणाम आ गया और ईश्वर ने मेहनत करने वाले का साथ दिया। कीर्ति को मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई। कीर्ति, तुम्हारे अच्छे स्वभाव और ईमानदारी को देखकर मुझे भी मेहनत करने का मन करता है। अगर आगे पढ़ाई में कभी कोई मुश्किल पेश आई तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी, समझाओगी ना? वामशिका, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि गरीब के पास पैसे ना होने से उसके पास कामयाबी का कोई रास्ता नहीं? तुमने अपनी सीट पैसे से खरीदी, जबकि मैंने अपनी मेहनत से। 5 साल के बाद हम दोनों ही डॉक्टर बन जाएंगे, तो एक गरीब भी इस दुनिया में अपनी जगह मेहनत से पा सकता है। हाँ कीर्ति, तुम्हें ढेर सारी बधाई। आज से हम पक्के दोस्त हैं। सीतापुर नाम के गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार था। उनके परिवार में पत्नी सिंधूरा, पति ईश्वर, बेटी नैनी और प्रमोद नाम का एक बेटा था। दोनों पति पत्नी चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त करें, इसलिए वो दोनों काम करते थे और बच्चों का हर तरह से ध्यान रखते थे। बड़ी बेटी नैनी अपने छोटे भाई प्रमोद का ध्यान रखती थी। एक दिन सिंधूरा, मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हो? सुनो जी, जल्दी आओ, आज हमारी बेटी ने पहली बार खाना बनाया है। चलो मिलकर लंच करते हैं। अपने बेटे को भी बुला लो। लेकिन मैं तो अपनी बेटी का बनाया हुआ सारा खाना खुद ही खा लूंगा, तुम अपना खाना खुद ही बना लो। हाँ, तुम अपनी बेटी से इतना प्यार करते हो, रोज तुम मेरे बनाए हुए खाने को ही तो खाते हो। जैसे ही बेटी ने खाना पकाया तो तुम सारा खुद खाओगे। बाप बेटी का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है। ओह, तो ये बात है, हम तो ये बात जानते ही नहीं थे। प्रमोद, तुम अपने कमरे में क्या कर रहे हो? हमेशा अपने कमरे में ही रहते हो, हमारे साथ भी तो कुछ समय बिताओ। आज तुम्हारी बहन ने खाना बनाया है, जल्दी आ जाओ। हे भगवान, बड़ी बहन ने पकाया है? मुझे तो भूख नहीं, आप ही खा लो। घर में खाने को कुछ और नहीं है क्या? बहन के हाथ का ही खाना होगा, मुझे डर लग रहा है।
इतना मत डरो बेटा, मेरी माँ सुनहरी जब खाना पकाती थी तो हम सबको खाना अच्छा लगता था ना। दादी अच्छा खाना पकाती थी पापा। बहन के खाना पकाने की तुलना दादी के खाना पकाने से मत करो। दादी जो स्वर्ग में है बुरा मान जाएंगी। अपने कर्म है बेटा, किस्मत में इतना ही लिखा था तुम्हारे दादी का हाथ का खाना। ईश्वर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। सिंदूरा नैनी और ईश्वर को भोजन कराती है। हमारा बेटा कहाँ है? उसने तो बोला था कि वो बहुत भूखा है। उसे भूख नहीं, उसने कहा कि वो बाद में खाना खाएगा। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ उसे। सिंदूरा अपने प्रमोद के पास जाती है और उसे दोपहर के भोजन के लिए मनाती है और वहाँ ले आती है। उधर ईश्वर अपनी बेटी के हाथ से पके हुए खाने की तारीफ करता है और जल्दी जल्दी खाता है। प्रमोद आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। सिंदूरा प्रमोद को खाना परोसती है। अरे प्रमोद, तुम तो कह रहे थे कि तुम बहुत देर से भूखे हो, लेकिन जब पापा ने तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाया तो तुमने ये क्यों कहा कि भूख नहीं लगी है? पापा ने बताया कि बहन ने खाना बनाया है, इसलिए मैं डर गया था, लेकिन खाना तो अच्छा बना है। उस रात सब लोग मिलजुल कर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह वो लोग घर का काम खत्म करते हैं और पति पत्नी एक साथ काम पर निकल जाते हैं। बेटी नैनी, हम ऑफिस जा रहे हैं, भाई को बाहर मत जाने देना। इन दिनों बाहर जाना अच्छा नहीं, कर्फ्यू भी लगा हुआ है, घर पर ही रहना, ठीक है? ठीक है माँ, आप भी अपना ध्यान रखना, बाय। उन दोनों ने मुस्कुराकर अपनी बेटी की ओर देखा। भाई बहन ने हाथ हिलाते हुए बाय कहा और वो लोग बाइक पर चले गए। कुछ दूर जाने के बाद सामने से आ रही एक लॉरी का ब्रेक फेल होने से वो लॉरी उनकी बाइक से टकरा गई। इससे दोनों पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहाँ से एक व्यक्ति ईश्वर के मोबाइल से घर पर फोन करता है। ये जानने के बाद प्रमोद और नैनी भी वहाँ पहुँचते हैं। नैनी बहुत रोती है। प्रमोद भी अपने माता पिता को मरा देखकर बहुत दुखी हो जाता है। गांव वालों की मदद से वो अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। प्रमोद और नैनी ने अपने माता पिता जैसे दो दोस्तों को खो दिया, इसलिए वे बहुत दुखी और उदास थे। उन्हें अपने माता पिता के बारे में सोचकर बहुत दुख होता रहता है। इसी कारण वे कॉलेज नहीं जा रहे थे और इसी दुख में वे पढ़ भी नहीं पाते थे। कुछ दिन बीत गए और उन्हें पैसा जुटाने की परेशानी सामने आने लगी। प्रमोद एक होटल में काम करने लगा और अपनी बहन की देखभाल करने लगा। एक दिन प्रमोद होटल से घर लौटा और अपनी बहन नैनी के लिए बिरयानी लेकर आया। घर में अंदर आने के बाद, दीदी दीदी इधर आओ जरा। रुको आती हूँ, क्या हुआ बताओ तो। दीदी, आपको बिरयानी पसंद है ना, आपके लिए बिरयानी लेकर आया हूँ। क्या मैंने तुम्हारे बिना कभी खाया है? चलो दोनों साथ मिलकर खाएंगे। मुझे भूख नहीं है, तुम ही खा लो दीदी। क्या तुमने होटल में खाना खा लिया था? नहीं, लेकिन भूख बिल्कुल नहीं। शरीर में बहुत दर्द है, मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है दीदी। ओ ये बात है, चलो हम अस्पताल चलते हैं। इन दिनों तो ऐसा होना बिल्कुल ठीक नहीं। जिस होटल में तुम काम करते हो वहाँ कितने सारे लोग आते होंगे, कहाँ से आते हैं क्या पता। चलो अस्पताल चलें और कोरोना टेस्ट करवाएं, यही ठीक रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं दीदी, आप इतनी चिंता मत करो। ऐसा मत कहो प्रमोद, ये टेस्ट अब फ्री में हो रहे हैं। तभी टीवी में, कल से सब अपने घर में रहिए, दिन ब दिन फैल रही कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन घोषित हुआ है। देखो दीदी, आप जाओ और खा लो, कल से तो लॉकडाउन है। नैनी बिरयानी एक कटोरी में निकालती है और छोटे भाई के पास आती है, उसे खिलाती है और खुद भी खाती है। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब नैनी सुबह उठती है तो प्रमोद बहुत खांस रहा होता है। ये देखकर नैनी उसके लिए पानी लाती है। अरे क्या हुआ? वो अपने भाई के सिर पर हाथ रखती है, उसे उसका माथा गर्म लगता है। तुम्हारा शरीर इतना तप रहा है, तेज बुखार है, उस पर खांस भी रहे हो। मैं चाहती हूँ तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। नैनी किचन में जाती है और गर्म पानी लाती है। छोटे भाई के माथे पर गीली पट्टी भी रखती है। वो जितनी बार भी गीली पट्टी रख रही थी, बुखार कम नहीं हो रहा था, उसे लगातार खांसी हो रही थी। वो गर्म पानी में थोड़ी हल्दी मिलाकर अपने छोटे भाई को भाप देती है, लेकिन उसकी खांसी कम नहीं होती। भैया सुनो, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो हम अस्पताल चलते हैं। दीदी, मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है, मुझे अस्पताल ले चलो, ले चलो। बहन नैनी जो अपने भाई की हालत नहीं देख पाती, अपने भाई को बाहर ले जाती है
और सड़क पर आ जाती है। उसे एक भी गाड़ी दिखाई नहीं देती। वो दुपहिया पर जा रहे लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। ये सोचकर कि बस स्टॉप पर कोई गाड़ी मिल जाएगी, वो वहां जाकर इंतजार करती है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई वाहन नहीं मिलता। सड़क पर बहुत सी गाड़ियां चल रही थी, पर कोई नहीं रुक रही थी। तभी उसे खाली पानी पूरी का ठेला दिखाई देता है। वो अपने भाई को ठेले में लिटाकर अस्पताल ले जाती है। अस्पताल के पास बहुत से लोग कतार में खड़े थे। वो सब चिल्ला रहे थे कि बहुत देर से उनकी बारी का इंतजार कर रहे हैं। किसी को बुखार था, किसी को खांसी। हर कोई जो वहां खड़ा था उसे कुछ न कुछ तकलीफ थी। बहुत लोग अपने लोगों को इस हालत में देखकर रो भी रहे थे। तभी नैनी ने नर्स को अस्पताल से बाहर आते देखा। वो भागकर उसके पास जाती है। नर्स के पास पहुंचकर वो उससे बात करने की कोशिश करती है। सुनिए सिस्टर, मेरे भाई की हालत बहुत खराब है। प्लीज डॉक्टर को दिखाने के लिए हमें अंदर आने दीजिए। उसको सांस लेने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। प्लीज। तुम इधर आ गई, एक बार लाइन तो देख लो। वो सब लोग तुमसे पहले यहाँ आए हुए हैं और लाइन में खड़े हैं। तुम भी जाकर वहाँ खड़ी हो जाओ। इन सब के बाद तुम्हारी बारी है। सांस की तकलीफ, खांसी, छींक कुछ भी हो, लाइन में लगना होगा। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप चाहो तो आपके पैर भी पकड़ लूंगी। प्लीज मैडम, मेरे भाई को बचा लो। हमारे माता पिता भी नहीं, मैं और मेरा छोटा भाई है। मेरे पास सिर्फ वो है और उसके लिए मैं बड़ों का सहारा नहीं। प्लीज मैडम, आपका बड़ा एहसान होगा। देखो, जिनके पास बहुत सारा पैसा है ना, वो भी कतार में ही खड़े हैं। अभी की यही स्थिति है। मैं तुम्हें अंदर नहीं भेज सकती। तुम जाओ, उस कतार में खड़ी हो जाओ। तुम कितनी भी विनती करो, मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। अब जाओ। प्रमोद को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। नैनी वहां डॉक्टरों से मिलने की कोशिश करती है। उसे कोई भी ऐसा मिल जाए जिससे वो कम से कम अपनी बात तो कह सके। वो बहुत रोती जाती है। दौड़ते भागते वो अपने छोटे भाई के करीब आती है। जब तक वो वहां पहुंचती है, प्रमोद की जान जा चुकी होती है। उसके सिर पर जैसे आसमान गिर पड़ता है। वो फपक फपक कर रो पड़ती है।